वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। ये पैरामेडिकल फैकल्टी के पहले साल कोर कोर्स के वाइवा और ओस्पी के रिलेटेड 6 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली वाली 5 वीडियो नहीं देखी तो उनको लाजमी से देख लें ताकि आपको इम्तिहान पास करना आसान हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के सवालात, जिसमें पहला सवाल है मैदे और आंतों की कितनी तहें होती हैं, उनके नाम लिखें। तो इसका सही जवाब है मैदे और आंतों की 4 तहें होती हैं। पहली तह है सीरस कोट, दूसरी तह है मस्कुलर कोट, तीसरी तह है सब म्यूकस कोट और आखिरी तह है म्यूक्सी कोट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंसुलिन का अमल बताएं। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन इंसानी जिस्म में लबलबे में पैदा होती है। लबलबा इंसानी निज़ाम का एक अज़ा है, वहाँ पर इंसुलिन पैदा होती है और इसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट खुलिये के अंदर जाने के काबिल होता है। दिमाग के अलावा बाकी तमाम जिस्म में यही अमल होता है, जिससे जिस्म में शुगर का खून में लेवल बराबर रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हिफ्ज़ाने सेहत के असूल के मुताबिक घर किस अंदाज में तमीर किया जाए। तो इसका सही जवाब है हिफ्ज़ाने सेहत के असूल के मुताबिक बीमारियों से बचने के लिए घर इस तरह तामीर किया जाए कि उसमें हवा आर पार गुजर सके और रोशनी घर के अंदर बाकायदगी के साथ आ सके। कमरों की दीवारें 13 से 18 इंच चौड़ी हों, दीवारों को सफ़ेदी किया हो, पुख्ता फर्श हो, रोशनदान बने हों, टॉयलेट के लिए फ्लैश का निज़ाम मौजूद हो। सबसे अहम बात यह है कि मकान की पुश्त दीगर घरों से मिली हुई ना हो, बल्कि प्लाट के दरमियान एक अलहदा यूनिट तामीर हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद चंद मिनटों में छाती का दूध पिलाने से जच्चे बच्चे को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो इसका सही जवाब है कि माँ को ये फ़ायदा होता है कि जब बच्चा उसकी ब्रेस्ट के निप्पल को मुंह में लेकर चूसता है तो बच्चेदानी जल्द सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे प्लेसेंटा यानी कि नौल जल्दी खारिज हो जाती है और खून का इखराज भी बहुत ही कम होता है। जबकि बच्चे के लिए इब्तदाई दूध क्लोस्ट्रम के बहुत ही ज़्यादा सारे फ़वाइद हैं, जिसमें शामिल हैं इब्तदाई फौरी सही ग़िज़ा बच्चे के लिए माँ का दूध ही है। क़ुव्वत मदाफ़ियत में भी माँ की तरफ से इसको मिल जाती है, जिससे बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। माँ के दूध की खसूसियात और फ़वाइद क्या है। सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ाइयत है, जो बच्चे के लिए ग़िज़ा का एक कुदरती तरीक़ाकार भी है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे सेहतमंद और ज़हीन होते हैं। दूध पिलाने वाली माँ को भी छाती का कैंसर नहीं होता। बच्चे माँ, ख़ानदान, मुल्क व कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इसकी तशख़ीस के मदारिज बयान करें। तो इसका सही जवाब है इब्तदाई तौर पर रूटीन में स्क्रीनिंग के तौर पर टेस्ट करवाए जाते हैं और मस्बत यानी कि पॉजिटिव आने की सूरत में अगले मराहिल के लिए हेपेटाइटिस बी, HbAg और एलाइज़ा या फिर HCV-AB यानी कि एलाइज़ा टेस्ट करवाए जाते हैं। मस्बत आने की सूरत में PCR टेस्ट भी करवाए जाते हैं। हेपेटाइटिस के लिए RNA, PCV, HCV, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए DNA, PCR और HBV वगैरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। ये मस्बत आने पर एंटीवायरल टीके और गोलियां यानी कि कैप्सूल वगैरह भी दिए जाते हैं।
बाकी साथ ही इसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है। इसके अलावा LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम एल्ब्यूमिन वगैरह भी करवाए जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हेपेटाइटिस सी के इलाज टीकों के मतलब बताएं। इसका सही जवाब है हेपेटाइटिस का PCR टेस्ट करवाने के बाद और मस्बत आने की सूरत में बाकी अलामात को भी मद्देनज़र रखते हुए 6 माह के लिए टीके लगाए जाते हैं। एक दिन छोड़कर एक टीका लगाया जाता है। जमे हुए खून से होने वाले टेस्ट कौन से हैं? इसमें शामिल हैं ब्लड शुगर टेस्ट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT हेपेटाइटिस BC और एड्स का वगैरह, एड्स कार्डियक एंजाइम, और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, सीरम क्रेटानिन्स, सीरम यूरिया, सीरम यूरिक एसिड और सीरम प्रोटीन वगैरह। सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर का फ़र्क बता दें। इसका सही जवाब है सिंपल फ्रैक्चर में सिर्फ हड्डी टूटती है और हड्डी टूटने के मकाम पर बैरूनी तरफ कोई ज़ख़म नहीं आता। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर की अगर बात की जाए तो इसमें जहाँ हड्डी टूटती है वहाँ पर जिल्द और गोश्त फट जाता है और बैरूनी तरफ पर ज़ख़म भी नज़र आता है। अब मेरे ख्याल में आपको दोनों वाज़िया हो चुकी हैं कि सिंपल फ्रैक्चर के अंदर सिर्फ हड्डी टूटती है और बाहर कोई ज़ख़म नहीं बनता, जबकि कंपाउंड के अंदर हड्डी तो टूट रही है लेकिन जो ज़ख़म है और जो हड्डी है वो भी गोश्त को फाड़ती हुई बाहर की तरफ आ गई है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फूड और डाइट, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है? एक बार सवाल ज़रा गौर से देख लें। फूड यानी कि खुराक, डाइट और न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन 4 चीज़ें हैं, इनमें क्या फ़र्क है? इसका सही जवाब है जो खाम माल, इजनास, दालें, फ्रूट, सब्ज़ी खाने के मुतल्लिका हो इनको हम क्या कहते हैं? इनको फूड्स कहते हैं। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको पता चल गया है कि फूड्स हम किसे कहते हैं। इसके बाद आगे है जो खाने की मज़े खाने के लिए तैयार हो उसको हम डाइट कहते हैं, ठीक है। और हम जो खुराक खाते हैं इसमें ग़िज़ाई इजनास यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फैट वगैरह ये सारी चीज़ें के क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और आखिर में क्या रह गया हमारे पास? न्यूट्रिशन। जबकि ग़िज़ा और ग़िज़ाई अज्ज़ा के मुतल्लिका जो इल्म हासिल किया जाता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मेरे ख्याल में आपको ये सारी बातें अच्छे से वाज़िया हो गई हैं कि फ़ूड क्या है? वो चीज़ जो कि हम खाते हैं, चाहे वो दालें हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, और खाने के दौरान जो हमें मज़ा आ रहा होता है, जो चीज़ हमें पसंद होती है उसको हम अपनी डाइट कहते हैं। और इस खुराक के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फ़ैट हैं, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं इनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इन तमाम तीनों चीज़ें फूड, डाइट और न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। चलें बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। खून की नालियों की कितनी किस्म होती हैं, यानी कि कितनी इकसाम की खून की नालियाँ होती हैं? तो इसका सही जवाब है ये 3 इकसाम की नालियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है दिल से तमाम जिस्म की तरफ जो साफ़ खून लेकर जाने वाली खून की नालियाँ होती हैं उनको हम आर्टरीज़ यानी कि शरियाने कहते हैं। और वो ऐसी नालियाँ जो कि खून इंसानी जिस्म से दिल की तरफ लेकर आती हैं उनको हम वेन्स यानी कि वरीदे कहते हैं। और आर्टरीज़ और वेन्स इन दोनों को जो चीज़ आपस में जोड़ती है और जो बारीक तरीन नालियाँ होती हैं उनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है जनरल सर्जिकल औज़ारों के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है ऑर्टी फॉर्सेप्स, टूथ फॉर्सेप्स, इसके अलावा एल्स फॉर्सेप, नीडल होल्डर, सीज़र, सर्जिकल ब्लेड्स और इसके अलावा BP हैंडल वगैरह। हाइड्रोफोबिया के मतलब बता दें। बौलेपन की बीमारी में मुब्तला वो आखिरी स्टेज जब पानी से खौफ आने लगता है उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं।
तो हाइड्रोफोबिया दो अल्फाज का मजमूआ है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया कहते हैं किसी भी चीज़ से डरना, खौफ आना। तो जब पानी से किसी इंसान को खौफ आता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है छोटे बच्चे के अंदर 14 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml और मर्द के अंदर 13 से 15 मिलीग्राम पर 100 ml। ये मर्द में भी है और औरत में भी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अनीमिया के दर्जात बयान करें। तो इसका सही जवाब है माइल्ड अनीमिया क्या है? 8 से 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। मॉडरेट क्या है यानी कि दरमियाना अनीमिया क्या है? तकरीबन 100 मिलीलीटर के अंदर 5 से 8 मिलीग्राम। और इसके अलावा सवीयर यानी कि शदीद किस्म का जो अनीमिया होता है वो है 5 मिलीग्राम पर 100 मिलीमीटर से कम। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कि है अनीमिया के लिए मेडिसिन यानी कि सप्लीमेंट के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और विटामिन B12 वगैरह। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और सवालात पर जो कि दुरुस्त और गलत पर मबनी है। तो पहला सवाल है TPR अलामात हयाती कहा जाता है। तो इसका जवाब ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद दूसरा सवाल है मरीज़ का TPR करना इतना ज़रूरी नहीं जितनी मेडिसन है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। TPR करना भी ज़रूरी है और अद्वियात देना भी ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ब्लड रिएक्शन की वजह से शिवरिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। इसके बाद चौथा सवाल है रेमिनेंट फीवर में बुखार महसूस नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब इसके साथ फीवर का वर्ड लगा है तो इसका मतलब तो बुखार होता है। तो फिर ऐसी सूरत में बुखार कैसे महसूस नहीं हो सकता। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। टॉक्सीमा में दर्जे हरारत कम हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है नब्ज़ को अमूमन 3 उंगलियों से महसूस किया जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। सवाल नंबर 7 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नमूनिया तपदिक हो सकता है। जी बिल्कुल, ये भी बात दुरुस्त है। सवाल नंबर 8 है लू लगने से शदीद बुखार हो जाता है। जी बिल्कुल, लू जो है वो गर्म होती है और गर्मी से बुखार हो सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है प्लास्टर को गलत तरीके से बांधने से ज़ख्म बिस्तर हो सकता है। जी बिल्कुल, प्लास्टर को ध्यान के साथ बांधना चाहिए क्योंकि इसके गलत बांधने से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। सवाल नंबर 10 है ज़ख्म बिस्तर से सुर्खी खराश नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि ज़ख्म बिस्तर से सुर्खी खराश होती है। सवाल नंबर 11 है स्टरलाइजेशन सिर्फ 2 तरीक़ों से की जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। स्टरलाइजेशन बहुत सारे तरीक़ेकार से की जाती है। सवाल नंबर 12 है हॉट एयर अवन मसनूई सांस लेने में मदद फ्राहम करता है। जी ये सवाल भी गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 पर। लाइसोल सॉल्यूशन से चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। जी ये जवाब ठीक है। ज़ख्म को नॉर्मल सेलाइन या फिर पायोडीन से साफ़ करना ज़रूरी है। जी ऐसा ही है, इनको साफ़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है और ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए नॉर्मल सेलाइन और पायोडीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। किसी भी कपड़े की 3 या 4 तहें गॉज़ कहलाती हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। सवाल नंबर 16 ज़ख्म पर खांसी या सांस मत लें क्योंकि इससे ज़ख्म की सफाई होती है। ये बात गलत है। ठीक है। सवाल नंबर 17 पट्टियाँ आम तौर पर 6 इकसाम की होती हैं।
जी ये बात सही है। जहाँ से खून बह रहा हो तो इस हिस्से को नीचा कर दें। जी नहीं, बिल्कुल भी नीचे नहीं करना चाहिए, बल्कि उस हिस्से को ऊपर करना चाहिए ताकि खून बहना कम हो जाए। मुतासरा हिस्से पर टॉर्निक्यूट बांधकर खून को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, टॉर्निक्यूट खून को रोकने के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। दर्जा बंदी के लिहाज से विटामिन 2 किस्म के हैं। जी ऐसे ही है, विटामिन जो है वो 2 इकसाम के ही होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 21 पर। सड़क हादसे की सूरत में टी टॉक्साइड इंजेक्शन लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी बात दुरुस्त है। सवाल नंबर 22। माइकोबैक्टीरिया से तपेदिक की बीमारी फैलती है। जी बिल्कुल, ये बात भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 23। वो अमल जो बदन को तमाम खारजी अवामल से महफूज रखता है उसको मदाफियत कहलाता है। जी ये भी सही है। सवाल नंबर 24। ज़ख़म के साइज़ कार्डियक का रिकॉर्ड लें और निकलने वाले मवाद का मुशाहिदा करें। जी बिल्कुल, उसका मुशाहिदा करना चाहिए। सवाल नंबर 25। शुगर के मरीज़ का ज़ख़म देर से ठीक होता है। जी ये बात बिल्कुल सही है। पट्टी करते वक़्त मुर्दा बाफ्तों को अलहदा कर लें। जी ये भी बात सही है। एड्स में मदाफ़ती निज़ाम तबाह हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंसान जो है वो वीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो एक वायरस की डिज़ीज़ है और वायरस की डिज़ीज़ से इंसानी जिस्म के खुलिये बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पर। मरकब फ्रैक्चर में हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचता। ये बिल्कुल गलत है। फ्रैक्चर नाम ही जो है वो हड्डी के टूटने का है, तो ऐसी सूरत में हड्डी को नुकसान लाजमी से पहुंचेगा। सवाल नंबर 29। डिफॉर्मिटी में फ्रैक्चर की एक वाज़िया अलामत है। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है एड्स का मर्ज HIV बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्टेथोस्कोप से सिर्फ दिल की हालत जांची जा सकती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल नंबर 32। टाइफाइड और गैस्ट्रोइंटेराइटिस पानी और खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गंदे पानी और इसके अलावा सही खुराक ना खाने से टाइफाइड और गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो सकता है। सवाल नंबर 33। ब्लड प्रेशर अमूमन आर्टरी से मालूम किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर खून का बहाव ज़्यादा होता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर खून की शरियानों से ही मालूम किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 पर। NPO से मुराद सिर्फ खाने की चीज़ें बंद करना है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। सवाल नंबर 35। मेडिसिन और ड्रग एक चीज़ के दो नाम हैं। नहीं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। मेडिसिन और ड्रग में बहुत ही वाज़िया फ़र्क होता है, जो कि आप फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं कि मेडिसिन और ड्रग दो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 पर। हमेशा खाना हाथ धोकर खाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है। सवाल नंबर 37। LP नीडल मरीजों के ज़ख़म साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। जी ये भी दुरुस्त है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38। विटामिन D की कमी से एक किस्म का अनीमिया होता है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। ये सवाल भी सही है। सवाल नंबर 39। मुड़ी हुई सीजर से मुर्दा इज़लात काटे जाते हैं। जी ये भी दुरुस्त है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 पर। ऑटोक्लेव भी सिल्वर प्रोब की एक किस्म है। तो ये बात
बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 41, डूबने की सूरत में मरीज का CPR किया जाता है, ये बात भी गलत है। सवाल नंबर 42, फोलेट की कमी आम तौर पर हामला या दूध पिलाने वाली औरतों को होती है, जी ये सवाल दुरुस्त है। सवाल नंबर 43, यूरेथ्रा में नाली डालने को प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 44, वैक्सीन और सिरा में कोई फर्क नहीं होता, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 45, नबाताती और इंसानी खुलिये में कोई फर्क नहीं होता, तो ये भी गलत है, यानी कि अगर आपको ये सवाल है तो ये गलत है। सवाल नंबर 46, विटामिन बी की कमी से बेरी का मर्ज लाहिक होता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस विटामिन की कमी से फैलने वाली बीमारी को बेरी कहते हैं। सवाल नंबर 47, अफ्यून के तरियाक का नाम नेलोरफिन है, जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 48, सांस के रास्तों को बहाल रखने के लिए एयरवे का इस्तेमाल करें, जी ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 49, हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज बेहोश हो जाता है, जी बिल्कुल ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 50, स्किन ट्रैक्शन किट बेहोश मरीजों के सर पर लगाई जाती है, नहीं, ये बात गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 51 पर। पेप्टिक अल्सर के मरीजों को मसालादार खुराक देनी ज़रूरी है, नहीं, ये बात गलत है। पेप्टिक अल्सर के मरीजों को बिल्कुल भी मसाले वाली चीज़ें नहीं दी जाती। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 पर। एनाफाइलेक्टिक शॉक आम तौर पर दवाई के असर से होता है, जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। सवाल नंबर 53, जलना और झुलसना जख्म की ही इकसाम है, जी बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 54, जलने की शरह देखने के लिए 9 का फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 55, स्प्लिंट्स टूटे या शदीद जख्मी को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी बात दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 56, हॉल्जर नेल्स का तरीका मस्नूई ऑक्सीजन थेरेपी है, तो ये भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 57, हीट स्ट्रोक में गर्दिश खून कम हो जाता है, जी बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। सवाल नंबर 58, पोलियो वैक्सीन को OPV कहा जाता है, तो ये भी दुरुस्त है। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और सवालात पर जो कि फिल एंड ब्लैंक्स पर मुश्तमिल हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन सवालात को। तो देखते हैं सवाल नंबर 1, वाइटल साइन को डैश कहा जाता है। वाइटल साइन को अलामत हयात, नब्ज़, तनफ़्फ़ुस, दर्जा हरारत भी कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। बल्ब और खोखली ट्यूब पर मुश्तमिल आला को थर्मामीटर कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री सी से कम हो तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। सवाल नंबर 4, थर्मामीटर पर 35 डिग्री सी से 43 डिग्री सी तक निशानात लगाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, तमाम बैक्टीरियल वैक्सीन को 4 ता 8 दर्जा हरारत पर स्टोर किया जाता है। सवाल नंबर 6, तमाम वायरल वैक्सीन को -4 से -8 दर्जा हरारत पर स्टोर किया जाता है। सवाल नंबर 7, स्लिंग लगाने का मकसद ज़ख्मी हिस्से को सहारा मुहैया करना होता है। सवाल नंबर 8, बवासीर के ऑपरेशन की सूरत में टी-नुमा पट्टी बांधी जाती है। सवाल नंबर 9, रोमेटिक बर्ट
मरीजों के लिए रियाही बुखार वाला होता है। सवाल नंबर 10, मरीज की बिस्तर पर लेटने की तकरीबन 8 पोजीशंस हैं। सवाल नंबर 11, पट्टी करने का मकसद जख्म को ढांपना है। सवाल नंबर 12, बेड सोर गर्दिश खून की कमी के बायस होता है। सवाल नंबर 13, जख्म बिस्तर से बचाने के लिए दबाव वाले हिस्से पर एयरिंग्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। सवाल नंबर 14, डैश मरीज़ों को बिस्तर पर गुस्ल दिया जाता है। फालिज ज़दा मरीज़ों को, बेहोश मरीज़ों को और फ्रैक्चर वाले मरीज़ों को बिस्तर पर गुस्ल दिया जाता है। सवाल नंबर 15, आइस कैप तेज़ बुखार की सूरत में दर्जे हरारत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 16, जिस्मानी दर्जे हरारत नॉर्मल से ज़्यादा होने को बुखार कहते हैं। सवाल नंबर 17, पैदाइश के वक़्त बच्चे की नॉर्मल नब्ज़ की रफ्तार तकरीबन 130 से 140 फ़ी मिनट होती है। सवाल नंबर 18, फीटस की नॉर्मल नब्ज़ की रफ्तार तकरीबन 150 फ़ी मिनट है। सवाल नंबर 19, मॉडरेट में दर्जा हरारत से 101 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट तक होता है। सवाल नंबर 20, थर्मामीटर को अमूमन 4 इकसाम होती हैं। सवाल नंबर 21, दर्जे हरारत 3 जगहों से मालूम किया जाता है। सवाल नंबर 22, तनफ़्फ़ुस से सीने या छाती की हरकत से नोट किया जा सकता है। सवाल नंबर 23, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन ले जाने के अमल को अमले तनफ़्फ़ुस कहते हैं। सवाल नंबर 24, बाजरिया बगल दर्जे हरारत नोट करने के बाद रीडिंग जमा कर दिया जाता है। यानी कि जब हम बाजरिया बगल दर्जा हरारत नोट करते हैं उसके बाद रीडिंग में एक जो है वो जमा कर दिया जाता है। सवाल नंबर 25, नॉर्मल तनफ़्फ़ुस की रफ्तार 18 फ़ी मिनट होती है। सवाल नंबर 26, एक मादा जो बीमारी को रोकने और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस मादे को दवा कहते हैं। सवाल नंबर 27, दवा का वो ख़ास हिस्सा जो बीमारी पर असर अंदाज होता है उसको ड्रग कहते हैं। सवाल नंबर 28, ऐसी दवा इस्तेमाल ना करें जो कि नॉर्मल रंग और बू में मुख्तलिफ हो। सवाल नंबर 29, एमरजेंसी में दवा देने का सबसे अहम तरीका IV यानी कि इंट्रावीनस है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 30, ब्लड प्रेशर मालूम करने वाले आले को स्पिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। सवाल नंबर 31, एनीमा डैश 2 किस्म का होता है। एनीमा रिटेंशन एनीमा और क्लीन एनीमा 2 किस्म का होता है। सवाल नंबर 32, 41.6 डिग्री सी से ज़ायद दर्जा हरारत को हाइपरपैरेक्सिया कहते हैं। सवाल नंबर 33, टिश्यू के तसलसल के टूट जाने को ज़ख्म कहा जाता है। सवाल नंबर 34, इनसाइज्ड ज़ख्म से तेज़ी से खारिज होता है क्या? खून। सवाल नंबर 35, दम घुटना एक ऐसी हालत है जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। सवाल नंबर 36, NG नाइट्रोग्लिसरीन ट्यूब रबर ट्यूब है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। सवाल नंबर 37, खून की नालियों से बाहर निकलकर खून का बहना जरियाने खून कहलाता है। सवाल नंबर 38, बर्न्यूला
वेन में लगाया जाता है। सवाल नंबर 39, बच्चों के लिए आम तौर पर नंबर 22 नंबर का बेरन्यूला लगाया जाता है। सवाल नंबर 40, सीपीआर से मुराद क्या है? सीपीआर से मुराद कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। सवाल नंबर 41, खून देने का मकसद ग़िज़ाइयत फराहम करना होता है। सवाल नंबर 42, खुराक मुंह और नाइट्रोग्लिसरीन ट्यूब एनजी ट्यूब के ज़रिए दी जाती है। सवाल नंबर 43, आम आदमी के लिए रोज़ाना 1800 से 2500 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 44, ज़्यादा कैलोरीज वाली खुराक में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट की मिकदार बढ़ा दी जाती है। सवाल नंबर 45, इंसानी जिस्म में चर्बी का मोटापा से ज़्यादा बनना फैटी कहलाता है। सवाल नंबर 46, 100 ग्राम मशरूम में 46 से 50 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। सवाल नंबर 47, इंजेक्शन ज़ाइलोकेन का इस्तेमाल लोकल एनेस्थीसिया के लिए होता है। इसके बाद है सवाल नंबर 48, एनेस्थीसिया का मकसद तकलीफ से बचाना है। सवाल नंबर 49, जनरल एनेस्थीसिया में इसाब में फैल जाता है। सवाल नंबर 50, लेरिंजोस्कोप के अमल के लिए इस्तेमाल होती है। लेरिंजोस्कोप जनरल एनेस्थीसिया के अमल के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 51, फैटी डायरिया के मरीज़ों को बगैर चिकनाई वाली खुराक दी जाती है। सवाल नंबर 52, ऐसी खुराक जिसमें तमाम अज्जा शामिल हों इसको मतवाज़न ग़िज़ा कहा जाता है। सवाल नंबर 53, अल्कोहल मसालेजात वाली खुराक से पेप्टिक अल्सर मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। सवाल नंबर 54, ज़ियाबतीस में इंसुलिन की कमी हो जाती है। सवाल नंबर 55, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो इमदाद हैं जो मरीज़ को डॉक्टर के चेकअप से पहले दी जाती हैं। सवाल नंबर 56, कंस्ट्यूस्ड वॉन्ड्स या फिर खुद आने का ज़रब या फिर सड़क पर गिरने की वजह से होता है। सवाल नंबर 57, कैंसर की बीमारी से हड्डियां टूट जाती हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 58, एक या ज़ायद हड्डियों का असल मकाम से हट जाना डिसलोकेशन कहलाता है। सवाल नंबर 59, जोड़ के गिर्द बंधनों का फट जाना मोच कहलाता है। सवाल नंबर 60, किसी उज़ले या नस का ज़रूरत से ज़्यादा खिंच जाना इज़लाती खिंचाव कहलाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंदरूने जरियाने खून से खून मुंह या फिर पेशाब या पखाने के ज़रिए बाहर निकलता है। सवाल नंबर 62, शरियानी दौरान खून में खून का रंग सुर्ख हो जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 63 है, मुंह से खून थूकने को हीमोपेटाइसिस कहते हैं। सवाल नंबर 64, हीमोपेटाइसिस से मुराद खूनी कै है। सवाल नंबर 65, हेमेटोयूरिया की बीमारी में पेशाब के साथ खून आता है। सवाल नंबर 66, खूनी पखाने को मेलिना कहते हैं। सवाल नंबर 67, सदमा में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सवाल नंबर 68, फोलेस कैथीटर को सेल्फ रिटेनिंग कैथीटर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 69, जलना जख्म की एक किस्म है जिसकी वजह से खुश्क हरारत होती है। सवाल नंबर 70, हाइपरकैप्निया से मुराद खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाना है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 71 पर। थाइमस स्प्लिंट्स
यू की शक्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 72, हाइपोएक्सीमिया में खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, मसनूई सांस के तरीके को हम हॉलिजर्ड नेल्सन का तरीका कहा जाता है। सवाल नंबर 74, एंटीडोट से मुराद ऐसी दवा है जो किसी जहर के असर को ख़त्म करती है। सवाल नंबर 75, जिस्म का हरारत ज़ाया करने में नाकाम रहना लो लगना कहलाता है। सवाल नंबर 76, फ्रॉस्ट बाइट से मुराद बर्फ़ से जलता है। सवाल नंबर 77, ज़ख्मों के गढ़ों फोड़ों की गहराई और वसत मालूम करने के लिए सिल्वर प्रोब इस्तेमाल होती है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 78 पर। बेहोशी मरीज़ों का मुंह खुला रखने के लिए मौत गैग इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 79, पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होती है। क्वेश्चन नंबर 80, आयरन की कमी से अनीमिया की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 81, BCG वैक्सीन टीबी से बचाव के लिए होती है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 82 पर। खसरा से बचाव का टीका 9 माह और 15 माह की उम्र में लगाया जाता है। इसके बाद है सवाल नंबर 83, ख़वातीन को टेटनस से बचाव के लिए 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इंजेक्शन एड्रेनालिन सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, एनजी ट्यूब नाक के ज़रिए मैदा में डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, अचानक दिल का फेल हो जाना कि वो पंप ना कर सके, इसे हम कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, वैक्सीन का जार आइस पैक के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, डायरिया में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, विटामिन ई सूरजमुखी और अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, विटामिन ए की कमी से नशोनुमा रुक जाती है। यहाँ पर हमारी वाइवा और ओस्पी के सवालात मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो आपने इस वीडियो को मज़ीद आगे अपने क्लास के साथ शेयर करना है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है और अपनी राय का इजहार अपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से करना है। और अगर कोई स्टूडेंट इन सवालात की थ्योरी को देखना चाहता है, रिवाइज़ करना चाहता है, तो वो ऊपर प्ले लिस्ट में जाकर एनाटॉमी और कोर कोर्स की दोनों किताबों की जो थ्योरी है उसको जाके रीड कर सकता है, रिवाइज़ कर सकता है, ताकि ओस्पी और वाइवा के सवालात को जानना उसके लिए आसान हो जाए।